तो आज 15 सितंबर रविवार को हम अपना सेशन प्रारंभ कर रहे हैं इस बात से कि कैसी विडंबना है कि हम स्वयं उत्तर होते हुए भी प्रश्न पूछते हैं। तो स्वयं उत्तर कैसे हैं? क्योंकि सारे उत्तर हमारे पास हैं अगर हम विदिन जाएं, और विश्व में जिसको भी समाधान मिला है, जिसको भी उत्तर मिले हैं, जब जब मानवता प्रश्नों से घिरी है और उसमें किसी ने भी उन प्रश्नों के उत्तर तलाश करने की कोशिश की है, तो भटकने में कभी उत्तर नहीं मिले। उत्तर मिले ठहरने में। क्यों? क्योंकि ठहरते ही आदमी अपने भीतर की तरफ जाने को उन्मुख हुआ। तो जब भीतर की तरफ जाने को उन्मुख होता है तो सारे उत्तर मिलते हैं। तो विचित्र बात है कि जब सारे उत्तर हमारे पास हैं तो फिर हम प्रश्न क्यों पूछते हैं? जब हम स्वयं उत्तर हैं तो प्रश्न कहाँ से आता है? प्रश्न इसीलिए आता है कि हम इस बात का हमें बोध ही नहीं है कि हम स्वयं उत्तर हैं। अगर हम स्वयं उत्तर नहीं होते तो समाधान कहीं और से मिलता ना। तो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें समाधान कहीं और मिला हो। हाँ, कोई और इसमें सहायक बनता है और वो सहायता अनिवार्य भी है। अभी अभी आलोक ने कहा कि मैंने बहुत पढ़ रखा है। तो बहुत पढ़ रखा है इसीलिए प्रश्न पैदा होते हैं। अब बताओ ये कितनी विरोधाभासी बात है। पढ़ने से प्रश्नों का समाधान होना चाहिए कि प्रश्न बढ़ने चाहिए? अगर हम पढ़ रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन करने से तो प्रश्नों का समाधान मिलना चाहिए। और हम खूब अध्ययन कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं उतने ज़्यादा प्रश्न बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रश्नों का समाधान अध्ययन में है ही नहीं। तो फिर ये जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, जो बहुत स्वीकार्य ग्रंथ हैं मानवता के लिए, और जिनमें परम ज्ञान है ऐसा हम मानते हैं, और मानते ही नहीं है भी, तो ये क्या सब बेकार है? क्या इनका अध्ययन नहीं करना चाहिए? इनका अध्ययन जरूरी है। अभी अध्ययन करने से प्रश्न बढ़ रहे हैं, तो अध्ययन करने से प्रश्न बढ़ेंगे, लेकिन प्रश्नों की दशा भी सुधरेगी। हम अगर गहन अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के साथ हमारा चिंतन भी जारी है, तो प्रश्न की उन्नति होगी। प्रश्न हायर 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 डायमेंशन के होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे प्रश्न हमारे हायर डायमेंशन के होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम समाधान के निकट पहुंचते चले जाएंगे, और वो जिसकी मदद से हमारे प्रश्न हायर डायमेंशन के हो रहे हैं, वही इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा हमारे समाधान का। और अंत में हम पाएंगे कि समाधान तो हमारे ही पास था। और इसीलिए गुरु पूजनीय हो जाता है। गुरु का और कोई रोल नहीं है। गुरु, टीचर, मेंटर, इनका कोई जीवन में रोल नहीं है सिवाय इसके कि वो हमारा हमसे परिचय करवा देते हैं। और इसीलिए आरंभ में अगर गुरु ठीक है, सही है, तो बिल्कुल आरंभ में आकर्षित करता है, मध्य में क्रोधित करता है। ध्यान रखना, वही गुरु जिसने हमको आकर्षित किया था। क्यों? क्योंकि हमको लगा था कि यहाँ समाधान मिल जाएगा, और समाधान मिल भी रहा है, लेकिन
वही गुरु गुस्सा दिला रहा है। कारण ये है कि हम अपनी समीक्षा, अपनी आलोचना, अपनी बुराइयां, अपने अवगुण देखना, सुनना, समझना पसंद नहीं करते। ये सामान्य मानवीय वृत्ति है। जबकि जो रिश्ता हमारा मेंटर के साथ है, वो तो उसका बेसिक आधार ही ये है कि वो पॉइंट आउट करे। रावण के पास में सारी शक्तियां थीं, एक से एक जबरदस्त लोग उसके मंत्रिमंडल में थे, लेकिन इसके बाद भी जब जीवन में सबसे बड़ा युद्ध आया तो उसकी पराजय हो गई। ऐसे व्यक्ति की पराजय जिसने सारे विश्व को अपने वश में कर रखा था, सारे देवताओं को अपने वश में कर रखा था, त्रिलोकी में जिसका राज्य था, शासन था, ऐसा व्यक्ति एक वनवासी से हार जाए, एक ऐसे व्यक्ति से हार जाए जो साधन विहीन है, जिसके पास में सेना के नाम पर वानर सेना है, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। इसका मूल कारण ये है, एक दोहा आता है सुंदरकांड में, सबने पढ़ा होगा आमतौर पर, कि रावण अपनी सभा में बैठा है और वहाँ सभा में वो मंत्रियों से पूछता है, तो मंत्री सब जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं चिंता करने की क्या जरूरत है। बंदरों की फौज अगर आ रही है तो नर कपि भालू आहार हमारा है, ये तो हमारा भोजन है, और आपके बल के सामने कोई टिकता ही नहीं है। तो वहाँ नीति का एक बड़ा अच्छा दोहा आता है, और वो दोहा आता है कि सचिव वैद गुरु तीन जो। सचिव यानी मंत्री जो हमें परामर्श देता है, वैद्य यानी जो हमारी चिकित्सा करता है, और गुरु जो हमें मार्ग दिखाता है। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस। ये प्रिय बोलने लगे, ये हमको पॉपुलर एडवाइस देने लगे, ये हमारे मन की बात बोलने लगे। और क्यों बोलने लगे? कि इनको भय हो हमसे। वो भय तो अनेक प्रकार के होते हैं। तो उस काल में तो राजा थे, सत्ता थी, तो उसका भय था। आज भी भय विद्यमान है अनेक प्रकार के। कुछ भी नहीं तो साथ छोड़ने का भय है, कि जिसको अगर हमने एक मूर्तिकार के हाथ में से मिट्टी छीन ली जाए तो वो मूर्ति बनाएगा किसकी? या मिट्टी रूठ के चली जाए तो किसकी मूर्ति बनाएगा? तो ये भी एक भय है। इस भय की आशा से, किसी भी प्रकार के भय की आशा से, अगर सचिव गए वैद गुरु तीन जो, प्रिय भोलई भय आस, तो राज धर्म तन, सचिव से राज चलता है। राज धर्म तन तीन कर, होय बेग ही नाश। सचिव से राज्य चलता है, गुरु से धर्म निर्वाह होता है, और वैद्य से शरीर बनता है। तो शरीर का, राज्य का और धर्म का, तीनों का नाश हो जाता है। ये अटल नीति है। इस नीति में किसी भी काल में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हमारा मंत्री, हमारा सलाहकार हमारे भय के कारण हमको वो सलाह नहीं दे रहा है जो कि उचित है, जो देना चाहिए, तो फिर उस मंत्री का कोई औचित्य नहीं है। अगर कृष्ण ने अर्जुन को गीता नहीं सुनाई होती और कृष्ण ने कह दिया होता कि तू तो बड़े ज्ञान की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है, ऐसे रक्त रंजित राज्य को लेके तू क्या करेगा, गीता का पहला अध्याय पढ़ लो,
दूसरे अध्याय के भी 5-7 श्लोक तक अर्जुन की बातें बड़ी विवेकपूर्ण लगेंगी, ऐसी लगेंगी कि कोई परम ज्ञानी बोल रहा है। पर कृष्ण क्या कहते हैं उसको चुनौती देते हुए, धिक्कारते हुए, अशोच्यान व शोचंती प्रज्ञावादांश भाषते। अशोचनीय वस्तुओं के लिए सोचता है और ज्ञानियों के से वचन कहता है। हम में से आज अधिकांश लोग इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, इस चीज से क्या फर्क पड़ता है। और अगर हमें जरा सी भी ढील मिली, वो ढील जिसको हम अपनी स्वतंत्रता मानते हैं, अपना पर्सनल स्पेस मानते हैं, हम कई नामों से उसको बुलाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ग्लैमरस नाम हैं आधुनिक भाषा में, कि हम उस तरीके से कोई प्रतिबंध अपने ऊपर स्वीकार करना नहीं चाहते। तो ध्यान रखो, पानी अगर सरफेस पे फैला दिया जाएगा तो वो किसी भी दिशा में जाएगा और प्रायः उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में ढाल है। तो अगर हमें अपने खेत की सिंचाई करनी है तो क्या पानी हम यूं ही फैला देते हैं या क्यारियों के थ्रू पानी भेजते हैं? खेत की जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी को हम चैनलाइज करते हैं। पानी का जो पूरा आवेग है, जो पूरा उसका फोर्स है, उसको हम चैनलाइज करते हैं और उसके माध्यम से उसको जड़ों तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन सारी बातों का आज के संदर्भ में हमारे लिए क्या रेलेवेंस है? हम सब कैरियर एस्पायरेंट हैं। कैरियर में अगर कुछ अचीव कर लिया है तो प्रोग्रेस के लिए एस्पायरेंट हैं, उससे और उन्नत होना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें हम अपने सेंटर पर जिन वैल्यूज़ के लिए कोशिश करते हैं, उसमें अगर केवल ये मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट तक सीमित है तो हम बहुत बड़े भ्रम में हैं। आज तुमने देखा होगा, उसमें कृति मैडम का एक मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है, मैंने अभी जरा सा पढ़ा। अभी मैं उनसे फ़ोन से बात करूंगा, मौका लग जाए तो तुम भी पढ़ना। 2-3 लाइन का मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है। तो हम जो वास्तविक उन्नति है वो हमारे अंतर जगत की उन्नति है। अगर हमारा अंतर मन हायर डायमेंशन पर चढ़ता है तो ये हमारी उन्नति है। और इसी से हमारे प्रश्न वो बनेंगे जो कि दुर्लभ होते हैं। संसार में हमारी जो ज्ञान की परंपरा है उसमें 3 चीजें दुर्लभ मानी गई हैं। मुमुक्षत्वम यानी मोक्ष की कामना, मुक्त होने की इच्छा, जानने की इच्छा ज्ञान, और अच्छे लोगों का संग। ये 3 चीजें दुर्लभ मानी गई हैं, जिसमें अच्छे लोगों का संग ये सर्वाधिक दुर्लभ है, क्योंकि बाकी चीजें इसके माध्यम से उत्पन्न होती है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति यह है कि अच्छे लोगों का संग, अच्छे लोगों की परिभाषा क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है? जब हमें इसको कसौटी पे कसना होगा तो कसौटी तो वही आएगी ना कि किसी भी भय, लाभ, लालच इनसे ऊपर हट करके वो सही बात को हमारे ही मुंह पर कह सके।
ये निर्भीकता, ये सामर्थ्य जिसके व्यक्तित्व में होगी वही अच्छा व्यक्ति माना जा सकता है। क्योंकि अच्छे व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? देखो, हम साधारण भाषा में अगर बात करें कि जो हित करे वो अच्छा, जो अहित करे वो बुरा, ठीक है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो भी हित करेगा वो अच्छा और जो अहित करेगा वो बुरा। इसीलिए रामायण में एक सूत्र और आता है कि धर्म और अधर्म क्या है। तो धर्म और अधर्म के ऊपर इतनी बातें हुई हैं, इतना चिंतन हुआ है, इतना गहन विचार विमर्श हुआ है कि उसके बाद भी किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। वही चीज किसी संदर्भ में धर्म हो जाती है और वही चीज किसी संदर्भ बदलने से अधर्म हो जाती है। तो इसीलिए महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर ने जब यक्ष प्रश्न के उत्तर दिए तो उसमें जब धर्म के बारे में पूछा तो युधिष्ठिर तक ने ये कह दिया कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है वो कंदराओं में, गुफाओं में छिपा हुआ है। आशय क्या है? धर्म का तत्व बड़ा गहरा, गहन और गूढ़ है, वो आसानी से समझ में नहीं आ सकता। यहाँ रामायण हमारी सहायता करती है, यहाँ रामायण हमारी मदद करती है। और यहाँ तुलसीदास जी ने जो सूत्र दिया है धर्म को और अधर्म को जानने का, वो इतना सत्य है और इतना सरल है और इतना सार्वकालिक है कि वो किसी काल में फेल होता ही नहीं है। क्या कहा रामायण में? सिंपल, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करना धर्म है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना अधर्म है। इससे सरल कोई परिभाषा धर्म और अधर्म की कहीं मिलती है किसी को? और ये परिभाषा सर्वग्राह्य है कि नहीं? ये परिभाषा हम सब समझ सकते हैं? क्यों प्रद्युम्न समझ सकते हैं क्या नहीं? ये जो परिभाषा है वो सरल है और समझ में आने लायक है। क्यों नहीं आ रही? का इजी टू रिसीव है ना, इजी टू अंडरस्टैंड है ना, कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो जो हितकारी हो वो मित्र है, वो मेंटर है, वो गुरु है और जो सही बात बोल सके, इसीलिए उसको ये अधिकार हम स्वयं ही देते हैं। कोई भी दुनिया में मेंटर ऐसा नहीं है जो सेल्फ अपॉइंटेड हो। कोई भी गुरु, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो सेल्फ अपॉइंटेड हो। वी अपॉइंट हिम, वी रिकॉग्नाइज हिम, वी ट्रीट हिम एज अवर teacher, as our mentor, as our guru. So we give him all the rights to correct us. अभी करेक्शन के लिए तो जो भी अवगुण नजर आ रहा है या जो भी बुराई नजर आ रही है उसकी तरफ इशारा करना, कभी कभी बोलना, स्मार्ट जो लोग होते हैं उनको इशारा करना काफ़ी होता है। और बहुत स्मार्ट वो लोग होते हैं जो सिर्फ देख के समझ लेते हैं। लेकिन अभी तो स्मार्टनेस की परिभाषा बदल गई है। आज की तारीख में स्मार्ट कौन है? आज की तारीख में स्मार्ट वो है जो जितना ज़्यादा आर्गुमेंट कर सके। यही परिभाषा हो गई है ना अब तो, कि आदमी कितने आर्गुमेंट कर सकता है। और न केवल आर्गुमेंट कर सकता है बल्कि उस आर्गुमेंट में सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, ज्ञान और अज्ञान, प्रेम और मोह, इनका विचार किए बिना केवल एक लक्ष्य के मुझे जीतना है,
किसमें जीतना है? तर्क में जीतना है। तो ये जो तर्क में जीतने की टेंडेंसी है, ये हमको स्मार्ट बनाती है। तो देखो, जो हमारा व्यवहार का जगत है ना, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, जो हमारी एकेडमिक लाइफ है, जो हमारे जीवन के व्यवहार का गणित है, अच्छा तो खैर वहां भी नहीं है, लेकिन वहां फिर भी ये चल जाएगा, क्योंकि वहां दूसरे भी ऐसे ही कर रहे हैं, तुम भी ऐसे ही कर रहे हो, तो ठीक है, चलो बराबरी का युद्ध हो गया। तुमने भी बहस कर ली, उनने भी बहस कर ली, और दोनों ने जस्ट फॉर फन किया, उससे निकला कुछ नहीं। लेकिन बहस तो मंथन की तरह से होनी चाहिए। जिस तरीके से समुद्र का मंथन हुआ, तो उस मंथन में सबसे पहले विष निकला। यानी उद्देश्य क्या मंथन का? कि सबसे पहले हमारे अंदर की बुराइयां निकलें, और जब वो निकल जाएंगी तो अंत में अमृत भी हमारे पास ही है, वो निकलेगा। तो अगर हम अपने टीचर के सामने, अपने मेंटर के सामने या तो सरेंडर कर दें, और या आर्गुमेंट करें, तो मंथन के लिए करें। उद्देश्य हमारा मंथन होना चाहिए, उद्देश्य हमारा जीतना नहीं होना चाहिए। उद्देश्य हमारा किसी को निरुत्तर करना नहीं होना चाहिए कि हमने निरुत्तर कर दिया। अगर हम निरुत्तर कर देते हैं, देखो अहंकार ऐसा है जैसे कि किसी ने मुट्ठी बांध ली। बंधी हुई मुट्ठी से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने मुट्ठी बांध ली, तो मुट्ठी बंधी हुई है, इसमें कुछ भी प्राप्त होगा? तो अहंकार हमारी मुट्ठी को बंद कर देता है, और जब मुट्ठी बंद हो जाती है, तो मुट्ठी बंद सामान्य रूप से किस बात का प्रतीक है? मुट्ठी बंद प्रतीक है संघर्ष का, धक्का देने का, मारपीट का, और जीत हार का भी। और इसीलिए हम आर्गुमेंट जीत हार के लिए करते हैं। आर्गुमेंट अगर तत्व चिंतन के लिए हो, हमारी ऋषि परंपरा में आर्गुमेंट ही है। पूरा उपनिषद की जो परंपरा है उसमें आर्गुमेंट ही है। लेकिन उन आर्गुमेंट से जो निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष क्रमशः शिष्य को और गुरु को दोनों को उन्नत करता हुआ जाता है, तो वो आर्गुमेंट सही है। लेकिन इतना सब कुछ जानने समझने के बाद भी ये कैसे हो जाता है? हम लगातार हर सप्ताह सेशन सुनते हैं, और हर सप्ताह हम इन्हीं बातों को प्रकारांतर से, अलग अलग भाषा, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तरीके से, बात एक ही है, वो सूत्र एक ही है जिसको हम पकड़ना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य तो थोड़ा इस बात पे होता है कि अत्यंत निष्ठावान लोग भी, जो तुम लोगों में बहुत कमिटेड हैं, वो भी उस सिरे को नहीं पकड़ पा रहे। उस सिरे को पकड़ना हमारे अपने स्वयं के हित में बहुत अनिवार्य है, और बहुत जरूरी है कि हम उस चीज को पकड़ें। और इस बात को मैं हर सेशन के एंड में आमतौर पर अपील करते हुए कहता हूं कि कुछ लिखो, इंटरैक्ट करो, विचार विमर्श करो, बात करो। केवल अच्छे श्रोता की तरह से सुनते रहने से ये जो हमारा उत्पाती मन है ना, जो सबसे ज्यादा शरारतें करता है, जो बदलने देना ही नहीं चाहता, वो हमने सेशन सुन लिया और अपने मन में उसकी सराहना भी कर ली, कभी दूसरों से भी कह दिया कि वाह सर, हमारे बहुत बढ़िया सेशन लेते हैं और बहुत बढ़िया बातें बताते हैं, सब कुछ अच्छा है। इस सब से वो हमको जो हमारी ज़ील टू इम्प्लीमेंट है, उसकी ही हत्या हो जाती है।
तो बार बार अनुरोध करने से, बार बार निवेदन करने से, बार बार अपील करने से भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। कभी देखा है कि आर्मी की परेड में सिपाहियों को ये कहा जाए कि भाई कमांडर कमांड बहुत अच्छी दे रहा है, इसको अप्रिशिएट करें। और इसीलिए शायद कमांड 2 ही वर्ड की है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, गुंजाइश ही नहीं है, आप क्या अप्रिशिएट करोगे? इट इज सो मैकेनिकल, लेफ्ट राइट। लेकिन ये लेफ्ट राइट पूरी के पूरे परेड को, पूरे के पूरे समूह को एक लय में चलना सिखा देते हैं। और इस लेफ्ट राइट की कमांड पे चलती हुई जब परेड को हम देखते हैं तो देखने में भी जो रिदम है, उसका जो चाल है, जो पूरी की पूरी गति है, वो सारी की सारी अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो जीवन में यही तो चाहिए कि हमारी गति प्रगति बन जाए। हमारी गति प्रगति कब बनेगी? जब वो अनुशासित होगी। और उस अनुशासित होने के लिए पहली शर्त ही है कि हमको जहाँ कमांड माननी है वहाँ आर्गुमेंट नहीं करना। अगर परेड का एक भी सिपाही ये कह दे कि सर लेफ्ट राइट करते हो आप, तो राइट लेफ्ट क्यों नहीं करते? अच्छा, बात एक ही है, अगर राइट लेफ्ट भी करेंगे तो रिदम में वो लेफ्ट राइट भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये कहे तो क्या ये बात उचित है? और ये बात कतई हास्यास्पद भी है कि आपको जिस जगह कमांड माननी है उस जगह तो सिर्फ कमांड माननी है, वहाँ आर्गुमेंट की गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं अब जो जिस विषय पे हम बात कर रहे थे कि जो हमारे प्रश्न हैं उनकी क्वालिटी सुधरती क्यों नहीं है, तो एक तो कुछ बातें जो मैंने बताई कि जीवन में हमारे उस तरह का अनुशासन नहीं है। हम कमांड मानने की जगह आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। जिस जगह कमांड का अर्थ ही है, हमने कंप्यूटर पर कमांड दी, अभी कंप्यूटर ही अगर आर्गुमेंट करने लगे तो फिर कुछ काम कर पाएंगे? ये इस मशीन को इस तरीके से ट्यून किया गया है कि ये कमांड पे चलती है, और यही इसकी विश्वसनीयता का कारण है कि जब हम इसको कमांड देंगे तो वो काम उसको करेगी। अच्छी तरह से समझ लो कि ये जो हमारी ह्यूमन डिवाइस है, ये ह्यूमन डिवाइस भी कमांड एक्सेप्ट करने के लिए बनी है। अभी इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन सिर्फ और सिर्फ कमांड एक्सेप्ट करता है, नथिंग एल्स। हम क्या करते हैं? हम दुरुपयोग करते हैं उसका आर्गुमेंट करने में। बस यही नहीं होना चाहिए। और आर्गुमेंट वहाँ करते हैं जहाँ कमांड एक्सेप्ट करनी चाहिए, वहाँ आर्गुमेंट करते हैं। तो इस बात को अगर हम समझने लगें तो जीवन में हमारे प्रश्नों की स्थिति उन्नत होती जाएगी। और प्रश्नों की स्थिति उन्नत होने का अर्थ है समाधान के निकट पहुँचना। जब हम ध्यान की बात कर रहे थे तो उसमें जिस तरह का क्रम बताया गया है, उस क्रम में अंतिम सोपान जो है वो समाधि का है, और उस अंतिम से ठीक पहले ध्यान है। यानी उसके जो 8 अंग हैं, उन 8 सीढ़ियों में 7वें नंबर की पायदान पर ध्यान है। और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे, और वो सही भी है, सूत्र भी यही है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है, जो अवस्था कुछ क्रियाओं के बाद उपलब्ध होती है। इसी प्रकार से प्रश्नों का उन्नत होना, हमारा स्वयं का उन्नत होना, हमारे जीवन का आनंदमय होना, अभी हम बिल्कुल लौकिक भाषा में बात करते हैं,
हम जीवन को सुखमय बनाना तो चाहते हैं, हम जीवन को क्लेश विहीन बनाना चाहते हैं। तो क्लेश विहीन बनाने के लिए क्या करना है? एक टर्म आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, सुना है तुमने? एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। हैव यू हर्ड इट? एनी वन ऑफ यू? एक्सीडेंटल पॉइजनिंग सुना है किसी ने? I had been the sufferer of this accidental poisoning. और ये कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके कारण मुझे 10 दिन क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती रहना पड़ा। कि पता ही नहीं चल रहा, शाम को अच्छे सोए हैं, सुबह उठे हैं, मेडिकल टर्म में उसमें डॉक्टर ने बता दिया कि आपको जो है वो बॉडी आपकी सेप्टिक शॉक में आ गई। अभी क्यों आ गई? क्योंकि कुछ एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हुई, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से हुई। अब उस विषय में तो अपन ज़्यादा नहीं जाते, उसको अपन छोड़ देते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल पॉइजनिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं, उस माहौल में हम बिल्कुल बढ़िया रह रहे हैं, इंटेलेक्चुअली साउंड हैं, प्रोफेशनली अपने आप को बहुत कॉम्पिटेंट मानते हैं, लेबोरियस हैं, स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, सिस्टमेटिक एग्जाम देते हैं। बहुत सारे लोग उससे वंचित हो जाएं, लेकिन हम उसमें शामिल है कि एग्जाम दे रहे हैं, तो दिस मे बी ए रीजन टू फील प्राउड। तो इस तरह के हम बहुत सारे काम करते हैं जिनके कारण हम अपने आप पर गर्व करते हैं। ये गर्व करने से ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ाने की चीज़ है कि आत्मविश्वास बढ़े, वहाँ तक ठीक है, लेकिन एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कैसे होता है? देखो, एक आसान तरीके से समझाएं कि हम जिन चीज़ों को भी कंज्यूम करते हैं, हम पैक्ड फूड खाते हैं। आज जमाना फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा है। ये पैक्ड फूड जब चलता है, जहाँ से पैकिंग होती है, उसके बाद जिन जिन स्टेजेस से गुजरता है, कई बार तो पैक्ड फूड में भी बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें निकल आती हैं, वो एक अलग बात है, उस पर अपन अभी फ़िलहाल नहीं बात कर रहे। लेकिन पैक्ड फूड भी जब चलता है तो वो कंज्यूमर के हाथ में आने तक कितनी सदियों में से गुजरता है। चलता है, फिर गोडाउन में जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, उसके गोडाउन में रखा रहता है, फिर रिटेलर के पास आता है, उसके भी वेयर हाउस में गोडाउन में रखा रहता है, सब जगह। और वहाँ किस किस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ दुनिया भर के कीड़े मकोड़े, ये वो दुनिया, सब उन पर चढ़ रहे हैं और हमें तो कुछ मालूम नहीं है। हमने लिया, एक चिप्स का पैकेट मुंह से खोला और खाने लगे। अभी उस पर क्या था क्या नहीं था, वी नेवर नो। और उसके बाद अगर एकदम से कोई आदमी बेहोश हो जाए तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या, अभी किया क्या है इसने तो चिप्स खोला है या कोक की बोतल मुंह से डायरेक्ट लगा के पिए या टिन ओपन किया है, मुंह से लगा के पिया है। लेकिन अगर उसके बाद में वो बेहोश हो जाता है तो ये तय बात है ना कि उसमें ऊपर ही कुछ पॉइजनस था, ये है ना। तो ये है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। ये उसने जानबूझ करके नहीं किया, उसका इरादा नहीं था और अननोइंगली हुआ, लेकिन पॉइजन उसको मिल गया और उसका नुकसान उसको हो रहा है। इसी तरीके से वो जो हमने 3 दुर्लभ बातें बताई थी, उन 3 दुर्लभ बातों में जो कंपनी है, जिस ग्रुप में हम रह रहे हैं, जिस कंपनी में हम रह रहे हैं, उसमें जो बातचीत हो रही है, उसमें जो चर्चा हो रही है,
उसमें जो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हमको हो रही है और कंटिन्यूस हो रही है और ये पता ही नहीं चल रहा, लक्षण दिख रहे हैं इसके। कोई आदमी को पॉइजनिंग हुई है, इसका लक्षण क्या है कोई बता सकता है? कैसे मालूम पड़ेगा कि इसको पॉइजनिंग हुई है? जो माइल्ड लक्षण है, शुरुआती लक्षण, वो क्या है? प्रद्युम्न, किसी आदमी को जहर चढ़ गया, मानसी है, क्या हो जाएगा? नीले कलर की हो जाती है। अच्छा, और बताओ, इतना नहीं चढ़ा है कि नीली हो जाए, कम चढ़ा है। भाई हमारी संगत का असर का जो पॉइजनिंग है वो तो धीरे धीरे हो रहा है ना, ग्रेजुअली। तो जो ग्रेजुअल, हाँ तो वो कैसे हमें मालूम पड़ा कि हम पे पॉइजन चढ़ रहा है? और आर्गुमेंट वाले तो मानेंगे ही नहीं कि पॉइजन चढ़ रहा है। आपको दिख रहा होगा, हमें तो मजा आ रहा है, हम तो मजे में हैं। तो जो जिसकी तर्क शक्ति अच्छी है उसको तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना कि भैया जहर चढ़ रहा है। तो कैसे करोगे? नॉर्मल एक्टिविटी में चेंजेस आ जाएंगे। और कोई ऐसा लक्षण बताओ जो विजिबल हो। देखो, बातचीत की टोन बदल जाएगी। ये बातचीत की टोन बदल जाएगी, चलो कह दो कि हाँ थोड़ा लड़खड़ाने लगेगा, बातचीत की टोन में थोड़ा अहंकार आ जाएगा, वो मान दिया। देखो, बड़ा सरल लक्षण, बड़ा सिंपल लक्षण है, बहुत सिंपल। ये चीजें जो हैं ये तो बाद की हैं, बहुत सिंपल लक्षण है और हम स्वयं भी इसको आकलन कर सकते हैं। दूसरा करेगा तो गुस्सा आएगा तो इसको दूसरा बताएगा ना तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जिसको आ रहा है उसे तो मालूम नहीं पड़ता है। दूसरा बताएगा तुम्हें तो गुस्सा, तो करनी में तो नॉर्मल हूं, मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा। बातचीत लड़खड़ाएगी, दूसरा कहेगा तुम्हारी बातचीत की टोन बदल गई, वो कहेगा नहीं मैं तो सही बात कर रहा हूं। तो ऐसे लक्षण जो स्वयं को मालूम पड़ जाए, और जब स्वयं को मालूम पड़ जाएंगे तो सुधारने में आसानी है, और उसको अगर पॉइंट आउट करोगे तो वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो बड़े आसान लक्षण हैं। जहर चढ़ने का सामान्य लक्षण ये है कि कड़वी चीज मीठी लगने लगती है। जिस पर जहर चढ़ जाता है उसको नीम के पत्ते मीठे लगते हैं। ये बात जानते हो कि नहीं? क्यों? जिसको भी जहर चढ़ जाता है उसको कड़वी चीज मीठी लगने लगती है। हाँ, वाकई है, वाकई है। पता लगाना है, किसी आदमी को सांप ने काट खाया तो नीम चबाया जाता है उसको, और वो नीम बड़े उससे खाता है, मालूम पड़ जाता है जहर चढ़ा हुआ है इसको। दूसरी चीज, ये दो चीजें बड़ी आसान है, सूत्र में बता रहा हूं। एक तो कड़वी चीज मीठी लगना, और दूसरी चीज नींद आना। जहर चढ़ता है तो नींद आती है, इसलिए जहर जिसको चढ़ा होता है उसको जगा के रखते हैं, हिला हिला के, कि सो ना जाए। ठीक यही लक्षण है जिसको हम स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं। नींद आना यानी कि प्रमाद में रहना। प्रमाद में रहना अपने आप में लक्षण ये है कि हमारी कंपनी में या हमारी सराउंडिंग्स में हमको इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं जो हमारे ऊपर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कर रहे हैं। और दूसरी चीज, कड़वी चीज़ों का मीठा लगना। कड़वी चीज़ों का मीठा लगना बड़ा आसान है कि जो कंपनी हमको खराब कर रही है वो हमको बहुत अच्छी लग रही है, हमको उसमें मज़ा आ रहा है, हम बिल्कुल आराम से बैठकर घंटों उसके साथ में निकाल सकते हैं। सेशन अगर सुन रहे हैं और 1 घंटा हो गया तो सब घड़ी देखने लगेंगे कि अरे भाई सर 1 घंटा हो गया, आज तो आपने लंबा खींच दिया। यानी कि अच्छा, ये होता है, प्रैक्टिकली होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ही विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, मेरा अपना स्वयं का अनुभव ये है।
मेरे बारे में हमारे एक दो जो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं उनका भी कहना ये है कि यार हमने ऐसा आदमी नहीं देखा। हर आदमी किसी भी चीज़ से एक सीमा पर जाकर ऊब जाता है। वो बात आनंद के संदर्भ में चल रही थी, सुख के संदर्भ में चल रही थी कि कितना सुख, एक सीमा पर वो सुख से ऊब जाएगा, बहुत हो गया यार। और वो जो मेरे मित्र हैं, घनिष्ठ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ हैं, वो बोले मेरे को तो ज़्यादा सुख से घबराहट होने लगती है और तुम ऊबते ही नहीं हो। तुमको लगातार कितना भी कहीं तुम्हारा अंत ही नहीं आता उसका कि तुम ऊब जाते हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं आता, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि हम किन चीज़ों में खोते हैं। खोने का मतलब टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस की फीलिंग में आना। मेरे सुबह के 2 घंटे, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, सुबह के 2 घंटे वाकई मुझे मालूम नहीं पड़ते क्योंकि मैं उन्हीं एक्टिविटीज़ में रहता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे काम इस तरह के मेरे द्वारा होते हैं, मैं इसका कोई घमंड नहीं करता, बहुत विनम्रता से इसको स्वीकार करता हूँ कि वो होते हैं और न केवल होते हैं बल्कि मुझे संतुष्ट करते हैं, मुझे आनंदित करते हैं। तो हम किन एक्टिविटीज़ में प्लेजर ले रहे हैं ये प्रमाणित करता है कि हम निर्मल हैं या हम पर पॉइजन चढ़ रहा है। तो आजकल हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण में एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और चौतरफा हैं। और किसी भी प्रकार का पॉइजन जब एक्यूमुलेट होता चला जाता है तो उसके बाद उसका विस्फोट खतरनाक ही होता है। बहुत अच्छा है कि अगर हमको कोई चीज़ पहली स्टेज पे पता चल जाए, कोई चीज़ हमको लास्ट स्टेज में मालूम पड़े। तो ये जो हमारा टीचर है, ये जो हमारा मेंटर है, जो हमें पहली स्टेज पर पॉइंट आउट कर रहा है, कृपा करके उसका बुरा न माने। वो तुम्हारा शत्रु नहीं है। वो अगर तुमको कुछ पॉइंट आउट कर रहा है तो उसकी बात को नज़रअंदाज न करें, उसको ध्यान से न केवल सुने बल्कि अगर हमको नहीं भी दिख रहा है तब भी अपने अंदर उन परिवर्तनों की कोशिश करें। ये है उस एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का एंटीडोट, और ये हमको बहुत बहुत जरूरी है आज के इस युग में। आज जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग में चारों तरफ, कल मैं शाम को एक जगह चक्की पर गया गेहूँ पिसाने के लिए, तो वहाँ एक दूसरी औरत आकर के बैठी हुई थी और वो जो गेहूं वाला था, अच्छा गेहूं वाला है, उससे कहा शरबती गेहूं की बोरी में से मुझे 20 किलो निकाल के पीस दो। तो उसके नौकर ने एक बोरी खोल के और चक्की में डाल दी। उसने कहा नहीं, मेरी आंखों के सामने खोलो, मेरी आंखों के सामने तस्सल में डालो, मैं उसको देखूंगी और उसके बाद चक्की में डालना। तो वो गेहूं वाले ने कहा कि अरे ऐसा क्यों, ऐसा 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 नहीं। अरे बोले तुमको याद नहीं है, पिछली बार एक बार ऐसा हुआ, चूहा आ गया था उसमें। तो मैंने कहा चूहा आ गया था तो चूहा तो चक्की में निकल ही नहीं सकता। तो मैंने उससे पूछा चूहा पिस गया क्या उसके अंदर? बोले नहीं पिसा नहीं था, वो तो चला गया। पर बोले वो उस आटे की रोटी में नहीं खा पाई। फिर मैं जब भी खाऊं तो मुझे लगे कि उस चूहे की सूसू पड़ी तो उसमें होगी ना गेहूं में। वो अगर उस कट्टे में घुस गया था तो ये चीज़ें तो कहाँ जाएंगी। तो मुझे लगा कि यार ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का बड़ा अच्छा उदाहरण है। और फाइनली उसने वही किया, उसने फ्रेश कट्टा अपने सामने खुलवाया, उसमें से निकलवा के तस्सल में डाले और उसको ऐसे ऐसे करके देखा और फिर उसको चक्की में डाला और पिसवाया और लेके गई वो।
ये घटना स्थूल रूप से हम इसको गेहूं और चूहे और चक्की और पिसाई में देख लेते हैं, लेकिन यही फिल्टर हमको अपनी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी में अपनी बातचीत के लिए हम क्या बातें कर रहे हैं, इनके लिए अनिवार्य रूप से लगाना ही चाहिए। और गीता में लिखा हुआ है कि जो विष की चीज़ें होती हैं, विषैली चीज़ें होती हैं, वो अपने आरंभ में बड़ी मीठी और रुचिकर लगती हैं, अच्छी लगती हैं वो, लेकिन परिणाम में विष है। तो हम जिस तरह के लर्निंग में हैं, उस लर्निंग में अगर हम अपने इस विवेक को जागृत कर पाएं कि हम इसकी परख कर पाएं, हम इसकी पहचान कर पाएं और इस एक्सीडेंटल पॉइजनिंग से बच पाएं, तो ये हमारी सारी की सारी लर्निंग की सफलता, सार्थकता होगी और यही हमारे जीवन को फाइनली आनंदमय बनाएगी। इसी से हमारे प्रश्नों की क्वालिटी सुधरेगी, प्रश्नों की क्वालिटी सुधरेगी तो जीवन की क्वालिटी सुधरेगी। हम नशे की नींद में सोना पसंद करेंगे क्या? तुमको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम, जो लोग नशे की नींद में सोते हैं वो जब उठते हैं तो वो एक खुमारी होती है, और उस खुमारी को एक अंग्रेजी में शब्द है, हिंदी में उर्दू में खुमारी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं हैंगओवर। तो उसका वो हैंगओवर होता है। तो अभी हैंगओवर को दूर करने के लिए मालूम है क्या किया जाता है? जो लोग बड़े क्रोनिक इसके आदी होते हैं, वो हैंगओवर को दूर करने के लिए सुबह भी थोड़ा सा गिलास में अपने पास रखते हैं और वो सुबह सुबह उसको एकदम से पी लेते हैं। तो वो जो पी लेते हैं उससे उनका वो हैंगओवर दूर हो जाता है। यानी नशे को नशे से ही दबाना। क्या वास्तव में दूर होगा? ये तो और आदी बना देगा उनको। इसीलिए अपनी संगत को, अपनी चर्चाओं को, अपनी बातों को, और इसीलिए हमारे जो सेल्फ टॉक व्हील है, उस सेल्फ टॉक व्हील में ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो अब आज के सेशन को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं कि हम जो अपने सेंटर पर जिन जिन चीज़ों के लिए कमिटेड हैं, जिन जिन चीज़ों को हम सीखना चाहते हैं, उनका जो सफलता है, उनकी जो सार्थकता है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम इस एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के शिकार न बने। हम प्रतिदिन प्रतिपल अपनी स्थिति को उन्नत करते चले जाएं, और ऐसा करना इसलिए हमारे हित में और जरूरी है कि हम जीवन में जिस सुख को, जिस आनंद को अनइंटरप्टेडली प्राप्त करना चाहते हैं, वो साधनों से नहीं मिलेगा, वो इस प्रकार की साधना से मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पर हम अपना विशेष रूप से ध्यान रखें और जितना संभव हो इसको फॉलो करें। अगेन इसको फॉलो करने के लिए मैं एक बार फिर सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ग्रुप में एक्टिविटी बढ़ाएं और अपने आप को जिम्मेदार और जागरूक बनाएं।